गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूं आपका एमडी लॉ क्लासेस में। अपनी जो सीरीज चल रही थी एविडेंस एक्ट की, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 1 से 89 तक कंप्लीट पढ़ाया है, जिसमें जो जो सेक्शंस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताए हैं, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताए हैं, इवन जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सेक्शंस पूछे जाते हैं, मैंने वो भी आपको बताए हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने आज सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 90। आपने अभी तक एविडेंस एक्ट नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो एमडी लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट पे कंप्लीट एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सेक्शन 1 to 89 क्लियर कीजिए, देन सेक्शन 90 पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। सेक्शन 90 बोलता है कि अगर कोई 30 ईयर पुरानी डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा, क्या उपधारणा करेगा कि कोर्ट उसको यस मानेगा, या कोर्ट उसके एविडेंस के लिए मांग करेगा, या कोर्ट उसके एविडेंस के लिए मांग नहीं करेगा, ये सेक्शन 90 बताता है। सेक्शन 90 का टाइटल है 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है तो कोर्ट उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन करेगा। सबसे पहले क्लियर कीजिए, उसके बारे में कोर्ट में प्रिजम्पशन करेगा। क्या करेगा? में प्रिजम्पशन करेगा, अर्थात उपधारणा कर सकेगा। क्या लिखा हुआ है बेरेक्ट में? उपधारणा कर सकेगा। अगर कहीं लिखा हुआ है उपधारणा करेगा, अगर कहीं सेक्शन में लिखा हुआ है उपधारणा करेगा, तो उसका मतलब है कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगा। क्या करेगा? कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगा। यहीं से एक प्री का क्वेश्चन निकल जाता है कि सेक्शन 90 में कोर्ट कौन सी प्रिजम्पशन करेगा। आपका आंसर होगा कोर्ट में प्रिजम्पशन करेगा, अर्थात उपधारणा कर सकेगा। में प्रिजम्पशन का मतलब मैंने जब आपको सेक्शन 4 पढ़ाया था, वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि में प्रिजम्पशन क्या होती है, शेल प्रिजम्पशन क्या होती है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपने नहीं समझा है तो जाकर उस वीडियो में सेक्शन 4 को क्लियर कीजिए। तो कोर्ट इसके बारे में क्या प्रिजम्पशन करेगा? में प्रिजम्पशन करेगा। अब समझते हैं बेर एक्ट की लैंग्वेज। बेर एक्ट क्या कहता है कि जहां कोई दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना पुराना होना तात्पर्य है, यह साबित किया गया है कि ऐसी किसी कस्टडी में जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश की गई है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना है। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट पेश की गई है, कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा? में प्रिजम्पशन करेगा। में प्रिजम्पशन किस चीज की करेगा? कि वो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्य है, होना जरूरी है, और उस व्यक्ति के हस्तलेख में और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित या अनुप्रमाणित की गई थी। और कोर्ट क्या मानेगा? कि वो डॉक्यूमेंट की उनके द्वारा एग्जीक्यूट की गई थी या अनुप्रमाणित की गई थी, निष्पादित की गई थी, जिसके बारे में उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्य है। मतलब आप अपनी ही कस्टडी से वो डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो कोर्ट क्या मानेगा? उसमें में प्रिजम्पशन करेगा और उसके निष्पादित और अनुप्रमाणित होने के बारे में बताएगा। कोर्ट तात्पर्य होना बताएगा। ये कहता है सेक्शन 90। इसमें एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जिस इलस्ट्रेशन से ये क्लियर हो जाएगा कि ए उस भू संपत्ति से संबंध विलेख जिसका वह बंधकदार है पेश करता है। बंधककर्ता संपत्ति पर कब्जा रखता है, यह उचित अभिरक्षा है। ये एक मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है। इस घर के जो डॉक्यूमेंट है वो माधुरी द्वारा ही कोर्ट में पेश किए जाते हैं। तो कोर्ट क्या मानेगा? इस पे पोजेशन भी मेरा, डॉक्यूमेंट भी मैंने पेश किए, तो मतलब ये जो कस्टडी है डॉक्यूमेंट की, ये प्रॉपर कस्टडी मानी जाएगी। कोर्ट के द्वारा इसकी में प्रिजम्पशन की जाएगी। अगर सामने वाली पार्टी कहती है कि नहीं ये घर मेरा है, इन्होंने क्या इलीगल पोजेशन ले रखा है, तो कोर्ट क्या कहेगा? आप डॉक्यूमेंट लाइए, आप प्रूफ कीजिए, मैं मानने को तैयार हूं। तो में प्रिजम्पशन में ये होता है, ठीक है। ये एक इलस्ट्रेशन था। लेकिन इसमें एक केस है लाखी बरोहा वर्सेस पी के कालिया। केस लिखिए, लाखी लाखी बरोहा वर्सेस पी के कालिया। पी के
कालिया का एक केस है इसके अंदर, ये केस इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है, इसका ईयर है 1996, इसका AIR है 1996। इसमें इस केस में क्या हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 30 ईयर पुराने डॉक्यूमेंट की प्रतियों के बारे में उपधारणा नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 30 ईयर पुरानी कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं लेकिन आप उसकी कॉपीज पेश कर रहे हैं तो उसके बारे में हम कोई प्रिजम्पशन नहीं करेंगे। सेक्शन 90 की उपधारणा मूल दस्तावेज तक ही सीमित रहती है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तभी हम प्रिजम्पशन करेंगे, अगर आप ओनली कॉपीज पेश करते हैं तो उसके बारे में हम कोई प्रिजम्पशन नहीं करेंगे। सेक्शन, ये केस इंपॉर्टेंट है, लाखी बरोहा वर्सेस PK कालिया का, AIR 1996 का। इसमें एक और केस है, लिखिए केस नाम, शिवलाल वर्सेस चेतराम। एक केस है शिवलाल वर्सेस चेतराम का केस है, शिवलाल वर्सेस चेतराम का केस है, AIR 1971, इसकी AIR है 1971। इस केस में हेल्ड किया था कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की प्रतिलिपि का प्रस्तुतिकरण ही उसके असली होने के निष्पादन के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी पेश कर रहे हैं और कॉपी प्रस्तुत कर रहे हैं, ओनली वही मान्य नहीं होगी। जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेंगे हम उसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं करेंगे, ये कहता है सेक्शन 30। तो याद रखें सेक्शन 30 प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन 30 का कोई क्वेश्चन मेंस का आ जाता है तो आपको सेक्शन 30 एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में 1 या 2 इलस्ट्रेशन लिखने हैं और उसके बारे में 2 या 3 केस लॉज लिखने हैं। ये दो केस लॉज आप लिखते हैं तो भी इनफ है, ये कहता है सेक्शन 90। देन आते हैं अपने सेक्शन 90A पे। सेक्शन 90A डील करता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। सेक्शन 90A कहता है 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। कहता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड। इसमें लिखे सेक्शन 90A में कोर्ट में प्रिजम्पशन करेगा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, चाहे 30 ईयर पुरानी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी कोर्ट में प्रिजम्पशन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई डॉक्यूमेंट है उसके रिकॉर्ड के बारे में भी कोर्ट क्या करेगा, में प्रिजम्पशन करेगा। सेक्शन 90A, जब अपने कोई सेक्शन बीच में जोड़ा जाता है, कोई सेक्शन बीच में जोड़ा जाता है तो याद रखें कि क्या क्वेश्चन पुट हो सकता है कि वो सेक्शन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। तो लिखिए 90A को 2000 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। 90A को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया था, लिखें 2000 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो एग्जाम्स में काम आएगा आपको। मान लीजिए कोई भी ऐसा सेक्शन है जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के बारे में है या इलेक्ट्रॉनिक कोई कॉपीज के बारे में है, ये अगर पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि ये सेक्शन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चुनी जा सकती है, वो 2000 के अमेंडमेंट से ही ऐड किया है। अगर उसमें 2000 का अमेंडमेंट लिखा हुआ है तो आपको आंख बंद करके वो 2000 का अमेंडमेंट ही टिक करना है, वो आपका एकदम सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें 2000 का अमेंडमेंट नहीं है तब फिर आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन 95% 2000 अमेंडमेंट होगा और आपको वही टिक मार्क करना है। ठीक है, 90A। अब आते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 क्या है, इंपॉर्टेंट है, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। सेक्शन 91 बोलता है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययन के बारे में निबंधनों का साक्ष्य है। इसका ओनली आपको टाइटल ही याद रखना है सेक्शन 91 का। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एविडेंस एक्ट रीड कर रहे हैं तो एक बार इस सेक्शन को जरूर रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि इसके अंदर का वैसे तो 90% नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर बाय चांस लेस देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। वैसे मैं आपको इस सीरीज में इंपॉर्टेंट सेक्शन ही करवा रही हूँ। मैं अपनी क्लासेस में भी जो लेस देन इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उनके बारे में मैं नहीं पढ़ाती, क्योंकि मैं अपनी क्लास में वही फोकस करती हूँ जो 100% इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपनों को चांस रहते हैं 99% इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं वही फोकस करती हूँ। तो सेक्शन 91 का आपको ओनली टाइटल याद रखना है
देन आते हैं सेक्शन 92। सेक्शन 92 कहता है मौखिक करार जो ओरल एग्रीमेंट अपने करते हैं उनके एविडेंस का अपवर्जन, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार कर सकते हैं। इसमें कहा है जबकि किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या किसी प्रॉपर्टी के अन्य व्ययन के निबंधनों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका है, तब ऐसे लिखत के पक्षकारों या उसके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी मौखिक करार या कथन का कोई साक्ष्य उसके निबंधनों का खंडन करने या उसमें फेरफार करने या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जाएगा। ये कहना चाहते हैं कि कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसको ऑलरेडी हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं और वो प्रूफ हो भी चुकी है, अब अगर आप उससे रिलेटेड कोई ओरल डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, वो एडमिशेबल नहीं होंगे। सेक्शन 92 ये कहता है। ठीक है, देन आते हैं अपने सेक्शन 93। सेक्शन 93 कहता है संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन किया जाएगा। ये कहता है जबकि किसी डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ लग रही है, त्रुटिपूर्ण लग रही है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। मतलब मैं एक डॉक्यूमेंट पेश कर रही हूँ जिसमें क्लियर देखने से ही पता लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए मैं एविडेंस नहीं दे सकती। याद रखना, अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखने से ही संदिग्ध लग रही है तो उसको अपने प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकते, साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित है उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे। ठीक है, तो अगर कोई संदिग्धार्थ दस्तावेज है उसको अपने सही करने के लिए कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकते। जैसे बी को ए 1,000 रुपए या 1,500 रुपए में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करते हैं, यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 93। देन आते हैं सेक्शन 94। सेक्शन 94 बोलता है विद्यमान तथ्यों को दस्तावेजों के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। ओनली आपको टाइटल ही याद करना है। देन इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो आप प्रॉब्लम बेस में पूछा जा सकता है। ये कहते हैं बी को ए रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है। ए के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। एक तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा और सेक्शन 94 का आप टाइटल याद रखिएगा। देन आता है सेक्शन 95। 95 बोलते हैं विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य, कि जब कोई डॉक्यूमेंट मीनिंगलेस है तो उसके मीनिंग के लिए आप कोई ओरल एविडेंस पेश नहीं कर सकते। मतलब कि जबकि दस्तावेज में प्रमुख भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन है, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। ठीक है, नहीं, इसमें यह कहना चाहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो मीनिंगलेस है, ठीक है, उसका मीनिंग समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको आप ओरल एविडेंस से क्या कह सकते हैं, ओरल एविडेंस से आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में इसका मीनिंग ये निकल रहा है। जैसे बी को ए मेरा कलकत्ते का गृह विलेख द्वारा बेचता है। ए का कलकत्ता में कोई गृह नहीं था, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका एक घर हवाड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय बी के कब्जे में था। इन तथ्यों को दर्शित करने के लिए कि साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के गृह से था। जैसे मैंने क्या हुआ, मेरा ये एक घर है, ठीक है, इस घर को मैंने एक्स पर्सन को बेचा है, लेकिन ये घर था मेरा हनुमानगढ़ में, मैंने गलती से बोल दिया कि जो मेरा गंगानगर वाला घर है वो मैंने बेच दिया है। लेकिन अब जब मेरा घर एक ही है, हनुमानगढ़ में है, इसके अलावा मेरा कोई घर नहीं है, तो जो इसका डीम्ड किया जाएगा कि माधुरी ने गंगानगर की जगह हनुमानगढ़ वर्ड ही बोला था। ठीक है, तो क्या इसमें क्लियर किया जाएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई बात मीनिंगलेस है तो आप उसके बारे में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 95। देन आते हैं सेक्शन 96। सेक्शन 96 बोलता है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से किसी एक को ही लागू हो सकती है। जैसे मैंने एक बात कही कि ये मेरा जो घर है, मान लीजिए इतने जने खड़े हैं,
ठीक है, मान लीजिए 5 जने खड़े हैं, तो मैं बोल रही हूँ मेरा घर सामने वाले को दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब सामने वाला मतलब ये इस वर्ड से कि सामने वाले को दे रही हूँ, इससे कुछ क्लियर नहीं होगा। मुझे ये चीज क्लियर करनी होगी कि मैं इन सामने वालों में से किसको मेरा घर दे रही हूँ, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 96 कि उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को ही लागू होते हैं। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, 1,000 रुपए में मेरा सफेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। ए के पास सफेद घोड़े कितने हैं? 2 है। तो ए को यह बताना होगा कि मैं ये वाला घोड़ा दे रहा हूं या ये वाला दे रहा हूं, मतलब उसके बारे में वो ओरल एविडेंस पेश कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 96। देन आते हैं सेक्शन 97। ओनली टाइटल याद रखना है कि तथ्यों के 2 संसर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। ओनली एविडेंस, ओनली टाइटल याद करना है। सेक्शन 98 कहता है न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य दिया जा सकेगा। ओनली टाइटल याद रखना है। सेक्शन 99 दस्तावेजों के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा? ओनली टाइटल याद रखना है। जिस सेक्शन का मैं टाइटल बता रही हूँ आपको ओनली टाइटल ही याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ज्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर मुझे उसके बारे में क्वेश्चन, अगर मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, अगर वो लेस देन इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन आता है, तो मैं वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करती कि आप उसमें जाइए उसको अच्छे से पढ़िए। नहीं, जो इंपॉर्टेंट है अपने उसको फोकस करेंगे और उसी को ही लेके अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो ज्यादा जिस चीज का मैं सेक्शन बोल रही हूँ आपको सेक्शन ही पढ़ना है, जिसका मैं इलस्ट्रेशन बोल रही हूँ उसका इलस्ट्रेशन ही पढ़ना है, जिसका मैं टाइटल बोल रही हूँ टाइटल ही पढ़ना है, ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना। देन आते हैं सेक्शन 100। सेक्शन 100 कहता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावर्तियां। ये कहना चाहता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये प्री का क्वेश्चन निकलता है कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है क्या एविडेंस एक्ट उस पर इफेक्ट डालेगा? ये कहता है नहीं, एविडेंस एक्ट उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। सेक्शन 100 इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, प्री में पूछा जा सकता है। तो ये होता है अपना चैप्टर 7। चैप्टर 6 क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन एविडेंस पेश कर, सॉरी, सबूत का भार क्या होगा, साबित करने का भार क्या होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये प्री प्लस मेंस के लिए चैप्टर आता है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा है। एस्टोपल क्या होता है, अगर आपने एस्टोपल नहीं समझ आ रहा क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड है। इस वीडियो में उस लेक्चर का, उस क्लास का आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इस एविडेंस एक्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।